होटल राजमहल एपिसोड 4। मालकिन मल्लिका शेखावत की आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है जब वो विशाल से बोलती है, जाकर पूछो अपने दोस्त अमन से, उसे सब पता है। मल्लिका की जुबान से अमन का नाम सुनकर विशाल हैरान रह जाता है और एक हवा के झोंके की तरह न जाने कब मल्लिका हवा में धूमिल हो जाती है। विशाल अब अमन से मिलने को बेकरार है। वो फटाफट अपने फोन से मालकिन मल्लिका की लगी पेंटिंग की कोई फोटो खींचता है और तेजी से होटल से बाहर निकल जाता है। सुबह के 4 ही बजे होते हैं जब विशाल अपने दोस्त अमन के घर के बाहर पहुंच जाता है। अगले ही पल अमन अपने घर से नींद में बाहर आता है। इससे पहले कि वो विशाल से कुछ भी पूछ पाए, विशाल अमन का गिरबान पकड़कर उससे पूछता है, क्या किया था तूने मल्लिका के साथ? क्यों तेरे किए कांड की सजा मुझे मिल रही है? अमन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, क्या हुआ है विशाल? एक तो इतनी सुबह फोन करके मुझे जगा दिया और अब ये अनाप शनाप बातें कर रहा है तू। कौन मल्लिका? विशाल अभी भी गुस्से में अमन को देख रहा है कि तभी उसके दाहिने कान में एक डरावनी, दिल दहला देने वाली आवाज फुसफुसाती है, मार दो इस अमन को। बाएं कान में दूसरी आवाज फुसफुसाती है, दबा दे इसका गला, इसे जीने का कोई हक नहीं। विशाल अपने आप अमन का गिरेबान छोड़कर उसका गला दबाने लगता है। अमन की सांसें थमने लगती है। अमन जिंदगी बचाने की गुहार में टूटे शब्दों में बोलता है, विशाल छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगा। विशाल जैसे अपने होश में ही नहीं होता और एक गहरी डरावनी आवाज में बोलता है, तू जीने के काबिल नहीं है। तेरी वजह से विशाल की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अमन जिसकी सांसें बिखरने लगी हैं, वो विशाल के हाथों पर कस कस कर मारने लगता है। छोड़ मुझे विशाल, विशाल अपने होश में आ। अमन अपनी बची पूरी जान से बोलता है, विशाल, और वो विशाल को धक्का देता है। अचानक विशाल जैसे अपने होश में आता है और सामने अमन को अपनी गर्दन पकड़े खांसते हुए देखता है। विशाल हैरत में देखता है और अमन से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें अमन? अमन खांसता हुआ विशाल को देखता ही रहता है। सूरज की पहली किरण पृथ्वी को चूमने वाली होती है जब अमन और विशाल अमन के घर के नजदीक वाली रेल पटरी पर बैठे होते हैं। विशाल बड़बड़ाते हुए बोलता जा रहा है, वो मुझे मार देगी, वो होटल मेरी जान ले लेगा। तभी अमन बोलता है, मैं उस होटल की मालकिन के साथ क्या कर सकता हूं जब मैंने कभी उसे देखा तक नहीं है। तभी विशाल को याद आता है। वो बोलता है, अब मैंने होटल से निकलते वक्त मालकिन की पेंटिंग की फोटो खींची थी। वो तुरंत अपने फोन में अमन को मालकिन की फोटो दिखाता है और बोलता है, ये है उसकी फोटो, देख इसे और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन गौर से विशाल के फोन में देखता है और फिर विशाल को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है विशाल, कहीं इन सब में तुम अपना मानसिक संतुलन न खो दो। विशाल हैरान होकर बोलता है, ये क्या बके जा रहे हो तुम? फोटो देखो और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन एक गहरी सांस भरता है और फोन को पलटकर विशाल को दिखाता है। फिर कहता है, खुद देखो तुम, मुझे क्या दिखा रहे हो? विशाल फोन में देखता है और मल्लिका की फोटो की जगह एक कंकाल की फोटो है। विशाल अचानक से स्तब्ध रह जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने मुझे कहा था कि तुम्हें पता है, सब कुछ पता है। अमन हिम्मत देते हुए विशाल से बोलता है, विशाल तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नाम बताया तुमने उस होटल की मालकिन का? विशाल बोलता है, मल्लिका शेखावत। अमन अपने फोन के इंटरनेट पर मल्लिका शेखावत का नाम सर्च करने लगता है। कुछ फोटो रिजल्ट में आते हैं।
अमन बोलता है, विशाल देखो इन फोटो को, क्या इसमें होटल राजमहल की मालकिन की फोटो भी है? विशाल गौर से सभी फोटोज को एक एक कर देखता जा रहा है और उसकी नजर जाकर रुकती है मल्लिका की फोटो पर। वो अमन को मल्लिका की फोटो दिखाकर बोलता है, यही है मल्लिका। अमन गौर से फोटो को देखता है और सोचते हुए कहता है, कहीं तो देखा है इस चेहरे को, लेकिन ये याद नहीं है कि कहां देखा है। विशाल लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज अमन याद करो, मेरी जिंदगी बचा लो, वरना बहुत जल्द होटल राजमहल से सिर्फ मेरी लाश बरामद होगी। अमन हौसला देते हुए कहता है, तुम इतना परेशान मत हो विशाल, मैं इस मल्लिका शेखावत के बारे में सब पता लगा लूंगा। तुम अब अपने रूम पर जाओ और आराम करो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। विशाल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसकी नींद लगती है, वैसे ही उसे जोर से हिलाकर कोई जगा देता है। विशाल परेशान अपने इर्द गिर्द देखकर पूछता है, क्या दुश्मनी है मुझसे, मुझे सोने क्यों नहीं देते? तभी उसके कान में कोई फुसफुसाता है, हम भी तो नहीं सोए हैं पिछले 60 सालों से। विशाल झुंझला कर कहता है, मार दो मुझे या फिर चैन से जीने दो। तब उसे सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल वापस सोने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसकी रजाई खींचकर नीचे फेंक देती है। विशाल फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता और आंखें बंद किए बस लेटा रहता है। तभी वो अदृश्य शक्ति विशाल के पैर पकड़कर उसे घसीटकर चारपाई से नीचे गिरा देती है। विशाल उठता है और वापस चारपाई पर लेटने जाता है, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत चारपाई को खड़ा कर देती है। विशाल दहशत में यह देखता रह जाता है। उसकी नजर कमरे में लगे आईने पर पड़ती है तो वो देखता है कि एक जले हुए आदमी ने चारपाई को एक हाथ से उठा रखा है। आईने में उसे अपने कमरे में 1-2 नहीं बल्कि 8 दुष्ट राख की तरह जली हुई खूंखार आत्माएं दिखाई देती हैं। विशाल बेबस सा एक कोने में जाकर सिर झुकाए बैठ जाता है, जैसे उसने इस लड़ाई में हार मान ली हो। देखते ही देखते दिन ढल जाता है। सूरज आसमान को लाल रंग कर ढलने लगता है। अभी भी विशाल कमरे के उसी कोने में अपने पैर पकड़े बैठा हुआ है और उसकी नींद ने जाने कब से उसका साथ छोड़ दिया है। तभी प्रिया चाय लेकर कमरे में आती है। विशाल को यूं एक कोने में बैठा देख वो हैरान रह जाती है। वो चाय का ट्रे साइड टेबल पर रखती है और विशाल के पास आती है। यहां इस तरह क्यों बैठे हो विशाल? विशाल उसकी तरफ देखता है और उसे अपने होठों पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा करता है। कमरे में हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा 8 लोग और भी मौजूद हैं। प्रिया घबराकर अगल बगल देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी तो नहीं है विशाल यहां? विशाल घबराया हुआ बोलता है, प्रिया वो लोग तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं। प्रिया झुंझला जाती है। विशाल तुम आज के आज होटल राजमहल की नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यूं नहीं देख सकती। तभी विशाल को डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल इशारा करके प्रिया को चुप रहने के लिए कहता है, श्श्श, इनके सामने बात मत करो। यह सुनकर प्रिया और झुंझला जाती है। आज तुम अपनी नौकरी पर होटल राजमहल नहीं जाओगे। विशाल बेबसी से प्रिया की तरफ देखता है। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 11 बजते ही मैं अपने आप होटल राजमहल पहुंच जाता हूं। प्रिया कहती है, मैं देखती हूं आज तुमको कौन यहां से होटल राजमहल लेकर जाता है। दीवार की घड़ी में रात के 11 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। प्रिया ने विशाल को चारपाई के साथ बांध दिया है। उसके हाथ चारपाई के फ्रेम से बंधे हैं और पैर
चारपाई के निचले हिस्से में बंधे हैं। प्रिया और विशाल दोनों घड़ी को एक टक देख रहे हैं और सेकंड्स की सुई टिक 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 करते हुए 12 से टकराती है और ठीक 11 बज जाते हैं। विशाल की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। विशाल डरता हुआ अपनी आंखें खोलता है। अपने आसपास देखकर उसके जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। खुद को विशाल होटल राजमहल के रिसेप्शन डेस्क पर पाता है। उसके हाथों और पैरों में रस्सियों का एक सिरा बंधा हुआ है। विशाल को यकीन हो जाता है कि भले ही वो पाताल लोक में जाकर छिप जाए तो भी 11 बजे उसे होटल राजमहल में आना ही पड़ेगा। तभी अचानक से विशाल को अपने आसपास एक ठंडी हवा के झोंके का एहसास होता है और अगले ही पल होटल का मेन डोर खुलता है और सामने से प्रिया होटल में दाखिल होती है। विशाल प्रिया को होटल में देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो फौरन प्रिया की तरफ दौड़ता है। प्रिया अपनी सुध बुध खोए रिसेप्शन की तरफ ही बढ़ती जा रही है। उसका एक हाथ पीछे छुपा हुआ है। विशाल जल्दी से प्रिया के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन प्रिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। प्रिया बिना अपनी पलकें झपकाए बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ एकटक देख रही है, जैसे कि वो किसी सम्मोहन में कैद हो। विशाल प्रिया को हिलाता है। तुरंत वापस चली जाओ प्रिया, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। तभी अचानक प्रिया अपना छुपा हुआ हाथ सामने लाती है, जिसमें उसने एक तेज धार वाला खंजर पकड़ा होता है और अगले ही पल वो खंजर से अपना गला रेत लेती है। ये देखकर विशाल के होश फाख्ता हो जाते हैं। प्रिया की गर्दन से चौड़ी खून की धारा पानी की झरने की तरह नीचे बहने लगती है। लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये खून की धार है। वहीं प्रिया अगले ही पल नीचे गिरने लगती है। जल्दी से विशाल उसे अपने बाहों में थाम लेता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। ये तुमने क्या किया प्रिया? प्रिया सिर्फ विशाल को एक टक देखती रहती है। विशाल रोते हुए आगे बोलता है, तुम क्यों आई यहां प्रिया? ये इंसानों की बस्ती नहीं है, यहां सिर्फ हैवान बसते हैं। वो प्रेत आत्माएं जो बरसों से यहां इस राजमहल में भटक रही है। विशाल हड़बड़ा जाता है। मैं तुमको अभी अस्पताल ले चलता हूं। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाता है और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा लांघने वाला होता है कि तभी दरवाजा अचानक से उसके चेहरे पर धड़ाम से बंद हो जाता है। इससे विशाल सदमे में आ जाता है और वो चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। विशाल अपने पैर दरवाजे पर मारता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कुछ अदृश्य लोगों की हंसी ठिठोली सुनाई देती है। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाए दूसरे दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक पहुंचता है, दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अब तक प्रिया का काफी खून बह चुका होता है। विशाल के हाथ और उसके कपड़े खून में सन गए होते हैं। विशाल समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। तभी प्रिया की आंखें बंद होने लगती हैं। विशाल जल्दी से प्रिया को नीचे अपनी गोद में लेटाता है और उसके चेहरे को थपथपाता है। प्रिया, अपनी आंखें खुली रखो, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। विशाल हर तरफ देखकर चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प करो कोई। तभी हर तरफ से हंसने की आवाज आती है। प्रिया की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। फर्श पर हर तरफ खून पानी की तरह फैल गया होता है। विशाल प्रिया को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया ने अब सांस लेना भी बंद कर दिया है। विशाल की आंखों से आंसू बहने से नहीं रुकते। वो प्रिया को पकड़कर बहुत रोता है। प्रिया, 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 प्लीज डोंट डाई ऑन मी।
विशाल बिलख बिलख कर प्रिया की लाश को अपनी गोद में लिए रोता रहता है। तभी सीढ़ियों की तरफ से ताली बजने की आवाज आती है। विशाल सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। वो सीढ़ियों से मल्लिका को नीचे आते देखता है। मल्लिका ताली बजाना बंद करती है और गुस्से से विशाल की तरफ देखती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बुरी प्रचंड शक्ति मल्लिका के अंदर से बोल रही हो। क्यों तकलीफ होती है ना जब किसी अपने की मौत होती है, खासकर जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। सच कहूं, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। आज तुमने पहली बार वो दर्द महसूस किया जो मैं पिछले 7 सालों से रोज सहती आई हूं। विशाल सिर्फ प्रिया की लाश अपनी गोद में लिए रोता जा रहा है। वो मल्लिका की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं मालूम मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं जानबूझकर किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मारना ही था तो मुझे मार देती। मेरी प्रिया को मारने की क्या जरूरत थी। मल्लिका सामने रखे एक सोफे पर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ जाती है। उसके गाउन के हटने से उसकी लंबी गोरी चमकदार मखमली टांगे दिखाई दे रही है। विशाल आंखों में आंसू लिए एकटक मल्लिका की तरफ देखता जा रहा है। तभी मल्लिका बोलती है, आज मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ प्रिया की जान बख्श दी। विशाल प्रिया की तरफ देखता है तो वहां पर उसको प्रिया की जगह सिर्फ राख पड़ी दिखती है। विशाल की जान में जान आती है। तभी मल्लिका बोलती है, आगे से अगर तुम्हारी प्रिया ने हमारे बीच अपनी टांग अड़ाई तो आज तो सिर्फ एक छलावा था, अगली बार छलावे की जगह हकीकत होगी। तभी विशाल अपनी जगह से खड़ा होता है और मल्लिका के पास आता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मिन्नतें करते हुए कहता है, मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे बता दो, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं। तभी मल्लिका खड़ी हो जाती है और अपनी लंबी गोरी टांग विशाल के कंधे पर रखते हुए बोलती है, जैसे मुझसे मेरे सारे रिश्ते अलग हो गए, वैसे ही मैं तुमसे तुम्हारे सारे रिश्ते एक एक का छीन लूंगी। विशाल मल्लिका के पैर पकड़कर पूछता है, मेरी क्या गलती है। मल्लिका उसकी आंखों में घूर कर देखती है। इसका जवाब तो तुम्हें ढूंढना होगा विशाल। विशाल नजरें उठाकर मल्लिका की तरफ देखता है। पल भर में मल्लिका राख में तब्दील हो जाती है और हवा में पल भर में कहीं गुम हो जाती है। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या विशाल ढूंढ पाएगा कि उसे किस बात की सजा मिल रही है? जाने अनजाने ऐसी कौन सी गलती हुई है विशाल से जिसके लिए उसकी जिंदगी में यह तूफान आ खड़ा हुआ है?